हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। ये अभ्यास सीरीज टारगेट कर रहा है आपके अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन को, और इस सीरीज में हम पेपर 1 को डिस्कस करते हैं। पेपर 1 के जितने आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है या उस टाइप के क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते हैं बल्कि एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ हो जाती है हमारे लिए। आज है 22 अक्टूबर। आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को उन लोगों तक रिकमेंड करता है जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा बाउंस बैक बैच भी लॉन्च हो गया है। उसके बारे में बाद में आपको डिटेल देता हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने हायर एजुकेशन सिस्टम से आ रहा है। In the context of Indian higher education, which of the following is considered the most significant step towards regulating the quality of open and distance learning programs? बताइए, भारतीय उच्च शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 लिख के जो भी आपको इसका करेक्ट आंसर लगे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। हमारे जो रेगुलर लर्नर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, और अगर आप नया जुड़ रहे हैं तो आप भी जो है ये चीज़ करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना करेक्ट आंसर लिखिए। आप ट्रैक भी कर पाएंगे कि आपके कितने सही क्वेश्चंस हुए हैं। एक और चीज़ बता दूं कि आज का ये सेशन काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस और काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने यूजीसी ऑनलाइन कोर्सेज और प्रोग्राम रेगुलेशंस 2018 यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम विनियम 2018। दूसरा ऑप्शन है आपके पास AICTE डिस्टेंस एजुकेशन रेगुलेशन 2020। ये आपका जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेशन 2020, तो ये इससे रिलेटेड बता रहा है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 1985 यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू अधिनियम 1985। बताइए इनमें से कौन सा हायर एजुकेशन के संदर्भ में अगर हम देखें तो कंसीडर किया जाता है सबसे सिग्निफिकेंट स्टेप रेगुलेट करने के लिए क्वालिटी ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को रेगुलेट करने के बारे में बात हो रहा है। तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके और मेंशन कर दीजिए इसका सही उत्तर, है ना। तो देखिए, मैं जानता हूं कि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो गलत आंसर कर देंगे। देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है इग्नू, इसको ही मैक्सिमम लोग सही करेंगे, इसको ही आप सही लगाएंगे, लेकिन ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें इसके सही ऑप्शन की तो वो है यूजीसी ऑनलाइन कोर्सेज और प्रोग्राम्स रेगुलेशंस 2018। क्यों? देखिए, ये एक लैंडमार्क रेगुलेशन आया था, यूजीसी द्वारा दिया गया था, और ये रेगुलेट करने के लिए कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की क्वालिटी, जो उस प्रोग्राम की क्वालिटी हो वो बेहतर हो, है ना। ऑनलाइन जो भी लर्निंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो ODL चलाए जा रहे हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में, है ना, दूरस्थ शिक्षा के जो जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनकी गुणवत्ता जो है बेहतर हो, इसके बारे में यूजीसी का ये रेगुलेशन आया था, विनियम आया था। और ये रेगुलेशन जो है ये क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है इसको इंट्रोड्यूस करना ऑनलाइन कोर्सेज में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस द्वारा, और ये इंश्योर करना कि सिर्फ वही इंस्टीट्यूशंस जो इन स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे अलाउड होंगे ऐसे कोर्सेज को देने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगर हम क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में बात करें, क्रेडिबिलिटी ऑफ डिग्रीज के बारे में बात करें, अगर आप ODL में डील कर रहे हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, वही AICTE डिस्टेंस एजुकेशन रेगुलेशन, तो ये जो है आपका ये रेगुलेशन फोकस करता है टेक्निकल एजुकेशन पे, है ना, डिस्टेंस लर्निंग में। तो ये जो है आपका इसमें ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सारे ही ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बात हो रहा है। NEP 2020 ये जो है ना जोर डालता है ODL में रिफॉर्म के बारे में बात करता है कि एजुकेशन को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, लेकिन रेगुलेटरी गाइडलाइन नहीं देता है, तो ये भी नहीं होगा। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, देखिए ये एक्ट इस्टेब्लिश किया गया था ओपन यूनिवर्सिटी के लिए कि भाई ओपन विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा के लिए जो है इस यूनिवर्सिटी को और इस एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए ये एक्ट नहीं था, ये अभी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में था, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा A, यूजीसी ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम विनियम 2018। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज एंड नेटवर्क्स टू रन कस्टम एप्लीकेशंस। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल मुख्य रूप से कस्टम एप्लीकेशन चलाने के लिए वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर केंद्रित है? आपके सामने ऑप्शंस है। पहला SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दूसरा PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और चौथा ऑप्शन आपके सामने नेटवर्क एज ए सर्विस NAAS
इसको जो है बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लगता है इसका सही उत्तर जाके मेंशन कर देंगे। हाँ, देखिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में तो आईसीटी में ये कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। तो पहली चीज़ का हमको जो है ध्यान देना है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जो है वो फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। जैसे आपको वर्चुअल मशीन जो रियल में आपके सामने वो चीज़ें नहीं होंगी, वो कहीं और होंगी, लेकिन आपको ऑनलाइन माध्यम से ही वो प्रोवाइड कर दिया। आपके पास हो सकता है कि इतने पैसे ना हो कि आप बड़े बड़े मशीन्स खरीद सको, बड़े बड़े कंप्यूटर खरीद सको, क्योंकि देखिए डेटा प्रोसेस करने के लिए और अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा एनालाइज करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीपीयू पावरफुल चाहिए और सबके पास वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन सर्विस वगैरह ले सकते हैं। ऐसे जो है किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से उनके पास अवेलेबल है, वो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो है ना, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करना चाहते हैं जो कि वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज और नेटवर्क और कस्टम एप्लीकेशन रन करने के लिए, तो इसके लिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल होता है और ये फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स जैसे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क रिसोर्स ये सारे प्रोवाइड करता है, जो कि जरूरी है एप्लीकेशन को चलाने के लिए, रन करने के लिए। जो IaaS है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये अलाउ करता है यूजर्स को कि वो मैनेज कर लें और कन्फिगर कर लें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने नीड्स के हिसाब से। भाई सभी यूजर की स्पेसिफिक नीड्स हैं, स्पेसिफिक ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और उनके पास फिजिकल हार्डवेयर अगर ना भी हो, क्योंकि देखिए सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ना इतना फिजिकल हार्डवेयर को, तब भी जो है वो ये चीज़ जो है यूज़ कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, और ये ऑनलाइन यूज हो जाता है। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले हमारे पास एक मेमोरी कार्ड होता था, चिप होता था या SSD होता था, जिसमें आप अपने स्टोरेज में चीज़ों को स्टोर करते थे। अब हमने कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन भी हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे गूगल ड्राइव आ गया है ना, तो गूगल ड्राइव आ गया, जियो क्लाउड आ गया, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज आ गए हैं कि यहाँ पर आप जो है अपने फ़ोटोज़ को, अपने वीडियोज़ को वहाँ सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि खोने का डर नहीं है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये फिजिकली कहीं आपको ले जाने का भी डर नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर के तौर पे प्रोवाइड कर दी जा रही हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, ये कोई भी ऐप या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपका एक्सेस देता है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। यूजर्स जो है ना ये डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। प्लेटफॉर्म और सर्विस में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाता है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क आपको दे दिया जाएगा, आप अपने ऐप वगैरह डेवलप कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उससे जो है कोई छेड़छाड़ करने का मौका नहीं देता है। इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट, जो भी आपको कोई भी चीज़ डेवलप करना है, जैसे ऐप डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको एक जो है प्लेटफॉर्म दे देगा कि हाँ यहाँ पर आके आप अपने ऐप को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है आपको एक्सेस नहीं रहेगा। नेटवर्क एज ए सर्विस क्या होता है, तो ये जो है ना नेटवर्क सर्विस देता है, जैसे VPN हो गया। तो आपने देखा होगा बहुत सारे VPN सर्विस प्रदाता हैं, बहुत सारे VPN सर्विस देने वाले भी कंपनीज हैं। तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये एक पाइपलाइन की तरह काम करता है और आपको सिक्योरली इंटरनेट पर अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, अपने लोकेशन वगैरह चेंज करना चाहते हैं ताकि कोई आपको ट्रैक ना कर सके, और लगातार IP एड्रेस जो है ये बदलता रहता है तो आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए, और बैंडविथ, अगर आपको कोई बैंडविथ पर्टिकुलर चाहिए डिमांड पे, वो प्रोवाइड कर देता है नेटवर्क एज ए सर्विस। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट जैसे वर्चुअल मशीन और स्टोरेज नहीं देता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा C। तो आई होप कि जैसे मैं आपको एक एक ऑप्शन करके समझाता हूँ तो ये आपको पसंद आ रहा हो, और आप लोग के फीडबैक मिल भी रहे हैं। टेलीग्राम पर भी जो हमारा ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर भी मैं फीडबैक देखता हूँ, आपका फीडबैक आया था कि जो आज जिस तरीके से मैं समझाता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है कि मैं जो समझाना चाहता हूँ आप तक वो पहुँच रहा है ना। अब हमारा तीसरा प्रश्न आ रहा है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू द पेरिस एग्रीमेंट, which of the following goals is most crucial for achieving the nationally determined contributions NDC? बताइए पेरिस समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। पहला ऑप्शन है अचीविंग 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाई 2030, यानी 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2025, यानी 2025 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ GDP बाई 55% बाई 2030, यानी 2030 तक GDP के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता में 55% की कमी। या फिर चौथा ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ लैंड एंड सी एरियाज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता संरक्षण के लिए 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा।
बताइए इनमें से अगर हम बात करें भारत की कमिटमेंट, भारत ने कमिट किया ना पेरिस एग्रीमेंट के प्रति कि भाई हमारे देश की ये कमिटमेंट है, तो बताइए इनमें से कौन सा जो गोल है, कौन सा लक्ष्य है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, जो आपको सही इसका ऑप्शन लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे और इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताऊंगा, इसके बाद आप जो है अपने नोटबुक में जहां पर भी आप नोट कर रहे हैं ये नोट्स में अपने ऐड कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जामिनेशन में अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये करंट अफेयर से भी आपके रिलेटेड होता है और करंट अफेयर के चांसेस जो हैं ज़्यादातर पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से ही आने के होते हैं। तो देखिए अगर एक एक ऑप्शन हम लेके चले यहाँ पर, पहला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है अचीविंग 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें कि भाई जीवाश्म ईंधन के बिना ही यानी गैर जीवाश्म ईंधनों से ही आप 40% स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करना चाहेंगे, तो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है भारत के लिए। और ये अगर मैं आपको करंट अफेयर के थ्रू एक नॉलेज दे दूं तो ये ऑलरेडी इंडिया ने अचीव कर लिया है और ये 45% अचीव कर लिया है। जो 40% का इन्होंने लक्ष्य रखा था उसको 45% अचीव किया जा चुका है। तो एक बहुत बड़ा फीट है हमारे लिए कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से हम जो है इस फीट को हमने अचीव किया। सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी का रहा है ना। मैंने आपको शेयर भी किया था, आपने देखा होगा, जो हमारे प्रतीक सर डाउट ग्रुप बना हुआ है उसी में शेयर मैंने किया हुआ था सोलर एनर्जी से रिलेटेड, और जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड वहाँ पर एक आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर किया था वो इससे रिलेटेड है, उससे ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है ना। तो इंडिया का नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आने वाला, इसका फोकस है कि कैसे हम अपने फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी कम कर सके। जीवाश्म ईंधन है ना, फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल आपको मालूम है कि ये लिमिटेड अमाउंट में होता है और करोड़ों साल लग जाते हैं इसको बनने में। तो इस लिमिटेड रिसोर्स को कैसे हम बचाएंगे, अपनी डिपेंडेंसी जो है हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गया, आपका जियो थर्मल एनर्जी हो गया, इस पर ज़्यादा फोकस करें। हमें 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल द्वारा 2030 तक का गोल रखा था, ये हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और ये भारत की कमिटमेंट जो कि कार्बन एमिशन को कम करना है ना, और कार्बन एमिशन को कम करके और हमें जो है कार्बन न्यूट्रल आपका इंडिया को बनाना है। और इसके लिए क्लाइमेट चेंज से भी हम मिटिगेट कर रहे हैं, इसका सामना करने के लिए भी ये कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेट जीरो कार्बन एमिशन 2025 तक का लक्ष्य नहीं रखा गया है, याद रखिएगा। देखिए एक एक चीज़ जो बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में आप नोटबुक में नोट करिएगा, तो ये ऐसे लिख दीजिएगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन, ये इसका लक्ष्य रखा गया है 2070 का, 2070 है ना, 2070 का लक्ष्य है, ना कि 2025 का, है ना। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या होता है, तो इसका मतलब है कि जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं हम उससे ज़्यादा कार्बन अवशोषण हम करेंगे, और इसी को हम कहते हैं नेट जीरो कार्बन एमिशन, है ना। यानी कि प्लस माइनस जो है वो बराबर हो जाएगा। तो 2070 तक का लक्ष्य है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं तो इतना जल्दी ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं है ना। फिर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाई 55% बाई 2030। देखिए ये गलत है। इंडिया का जो एक्चुअल NDC टारगेट है, एमिशन को, इंटेंसिटी को जो है ना 33 to 35% रिड्यूस करना है। इसके जो 55% के जगह पे 33 से 35% का लक्ष्य रखा गया है। ये 2030 तक, 55 नहीं, तो ये भी आप जो है कर लीजिएगा एक एक ऑप्शन लिख के, और ये जो मैं लिखता जा रहा हूँ ये वहाँ पर अपडेट करिएगा। और प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ लैंड एंड सी एरियाज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये गोल जो है ना ये इंडिया के NDC का पार्ट नहीं है ना। तो ये जो है ना आपके कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पार्ट है, तो ये नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को हम नॉन फॉसिल फ्यूल से यानी गैर जीवाश्म ईंधनों से हम 40% स्थापित विद्युत क्षमता को प्राप्त करना चाहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स इज बेस्ट सूटेड फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन अ टारगेट पॉपुलेशन ड्यू टू एन अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ सैम्पल फ्रेम। निम्नलिखित में से कौन सी सैम्पलिंग तकनीक खोज परक अनुसंधान के लिए सबसे उपयुक्त है जहां नमूना फ्रेम की अनुपलब्धता के कारण लक्षित जनसंख्या को परिभाषित करना कठिन होता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा ऑप्शन है स्नोबॉल सैम्पलिंग, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड या स्तरीकृत सैम्पलिंग, और चौथा ऑप्शन है प्रणालीबद्ध या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे जाके, और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में लिखा करिए इन ऑप्शंस को
आप जो है जवाब दिया करिए। देखिए मैं देखता हूँ बहुत लोग इन सेशन को देख रहे हैं लेकिन वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन नहीं कर रहे हैं। आपका एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को याद रख पाएंगे, याद रखिएगा। और जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आप जो है ना कहोगे कि कितने सारे क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बताइए कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक होगी वो जो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए ना सबसे ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में टारगेट पॉपुलेशन को जो है हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर सैम्पल फ्रेम तो अवेलेबल होता ही नहीं है। बताइए, तो जब भी हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में बात करते हैं ना तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है इसका नाम आना ही आना है। ठीक है, बी स्नोबॉल सैम्पलिंग इसका सही उत्तर होगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, याद रखिएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ओके, और इसका यूज होता है जब कोई भी सैंपल फ्रेम अनअवेलेबल होता है। पर्टिकुलरली अगर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के केस में बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है ना ये बहुत हार्ड टू रीच होता है ना, हार्ड टू रीच। जैसे मान लीजिए आप किसी सेलिब्रिटी है और उसके ऊपर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट है उसके ऊपर कुछ आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप कैसे जो है वहाँ तक पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो है ना कैसे काम करता है, ये इनिशियल सब्जेक्ट्स के साथ काम करके आइडेंटिफाई करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट को, और ये प्रोसेस जो है ना कंटिन्यू होता है जब तक कि आपको वो डेटा मिल ना जाए, वहाँ तक आप पहुँच ना जाओ। स्पेशली ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना वहाँ यूज़फुल होता है जहाँ पर टारगेट पॉपुलेशन जो है ना वेल डिफाइंड नहीं होता या एक्सेसिबल नहीं होता है। तो अगर आपका टारगेट पॉपुलेशन वेल डिफाइंड ना हो, आपको पता ही ना हो कि हम किसके ऊपर रिसर्च करेंगे, या फिर एक्सेसिबल ही ना हो, वहाँ तक आपका एक्सेस ही ना हो, तो ये चीज़ इस समय पे जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये जो है ना एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, और इसमें वेल डिफाइंड सैम्पल फ्रेम चाहिए जो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होता नहीं है, और पॉपुलेशन जो है ना क्लियरली आइडेंटिफाई भी आप नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में। मतलब वहाँ पर आपने पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया और सभी ग्रुप से आपने जो है सैम्पल्स ले लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है सभी लोगों को बराबर मौका तो मिल जाता है, उनको जो है यहाँ पर फेस वैलिडिटी तो उनकी मिल जाती है, लेकिन वेल डिफाइंड पॉपुलेशन यहाँ नहीं होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और देखिए इसके बाद देखिए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की, तो यहाँ पर ये एवरी nth आइटम कोई भी लिस्ट से आप ले लेते हो, और इसके लिए भी नॉन पॉपुलेशन चाहिए। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम कि nth आइटम मतलब कोई भी, जैसे 5वें लोग आपने डिसाइड किया कि एक जगह जाऊंगा, हर 5वें लोग से मैं ये चीज़ें जो है ये डेटा मैं लूँगा, तो इससे जो है आपने सिस्टमेटिक तरीका तो ढूंढ लिया, लेकिन फिर भी एक नॉन पॉपुलेशन चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग, है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता दूं हमारा बाउंस बैक बैच जो है वो लॉन्च किया है, और 1999 इज़ द प्राइस फॉर दिस। और ये पेपर 2 के साथ आपको यहाँ पर पेपर 1 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो अगर आप पेपर 2 एजुकेशन के छात्र हैं और उसके साथ साथ आप पेपर 1 की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, अपने तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जो नोट्स और जो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, तो वो और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझसे आप अच्छा तरीके से समझ पाते हो, और अगर आप मैम से भी पढ़ना चाहते हो, अलका मैम से, तो आप जो है ये बैच ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कम्युनिकेशन। इन द शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विच एलिमेंट इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ मैसेज क्वालिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। बताइए शैनन वीवर मॉडल में संदेश की गुणवत्ता के नुकसान के लिए कौन सा तत्व सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। ऑप्शंस है, पहला रिसीवर या प्राप्तकर्ता, दूसरा ऑप्शन है फीडबैक या प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है नॉइज या शोर, चौथा ऑप्शन है एनकोडर। बताइए इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मैसेज की क्वालिटी लॉस करने के लिए ट्रांसमिशन के दौरान शैनन वीवर मॉडल में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिख के जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे आप। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दे दिया हो। एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिसीवर। देखिए रिसीवर वो इंडिविजुअल या ग्रुप होते हैं जो कि रिसीव करते हैं मैसेज को, आपको पता है। तो जैसे सेंडर ने सेंड किया तो रिसीवर रिसीव करेंगे मैसेज को, और इसमें मैसेज की क्वालिटी से इनका जो है कोई लेना देना नहीं होता है जब तक कि कोई नॉइज़ बीच में ना आया हो। फीडबैक के बारे में अगर बात करें तो ये तो रिस्पॉन्स होता है रिसीवर से और कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, और चूंकि शैनन वीवर मॉडल के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पर तो फीडबैक का मैकेनिज्म ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर नॉइज़। देखिए नॉइज़ क्या है,
जब शैनन वीवर मॉडल के बारे में हम बात करते हैं तो नॉइज़ जो है वो एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है और पहली बार यहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था तो शैनन वीवर मॉडल में ही नॉइज़ के कॉन्सेप्ट को बताया गया था। ये डिस्टॉर्ट कर देता है, ये मैसेज को डिसरप्ट कर देता है ट्रांसमिशन के दौरान। नॉइज़ फिजिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल साउंड हो सकता है, नॉइज़ जो है वो सिमेंटिक हो सकता है, जैसे मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं ना, तो वो हो सकता है। नॉइज़ साइकोलॉजिकल हो सकता है, जैसे इमोशनल बैरियर, है ना, ये हो सकता है। और ये क्रिटिकल फैक्टर होता है क्वालिटी कम्युनिकेशन की डिटरमाइन करने के लिए कि कैसी गुणवत्ता है संचार की। और ये आपको मालूम है कि नॉइज़ क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है क्लैरिटी को, जो भी मैसेज की क्लैरिटी है और इसकी प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस को भी ये कम कर देता है। तो इसीलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉइज़ ये वो एलिमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लॉस ऑफ मैसेज क्वालिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी कि जब आप संदेश को भेज रहे हैं तो उस भेजने के दौरान, है ना, वो ख़राब कर देता है मैसेज को। मैसेज में कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है और रिसीवर सही तरीके से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कम्युनिकेशन का ये प्रश्न था। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग अप्रोचेज बेस्ट अलाइंस विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग दैट एनकरेजेज एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण रचनावादी शिक्षा सिद्धांत के साथ सबसे अच्छा मेल खाता है, जो अनुभव और चिंतन के माध्यम से सक्रिय छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कॉन्सेप्ट को कैसे दूसरे तरीके से पूछा जाता है, इस पे इस क्वेश्चन का मेन फोकस है ना। अगर वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है, वी आर हाफ वे थ्रू द वीडियो, सो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अपने अच्छे जो भी आपके फीडबैक हैं, अच्छे खराब जो भी फीडबैक है, वो ज़रूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया करिए। हमारे डाउट ग्रुप में आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो वहाँ पूछ सकते हैं, मैं रिजॉल्व करूँगा, है ना। थोड़ा लेट हो सकता है रिस्पॉन्स देने में, लेकिन आई विल फॉर श्योर रिजॉल्व इट। ऑप्शन आपके सामने है। पहला प्रत्यक्ष निर्देश यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दूसरा ऑप्शन है अनुभवात्मक शिक्षा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तीसरा ऑप्शन है रोट लर्निंग यानी रट कर सीखना, और चौथा ऑप्शन है डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज आधारित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे कि कौन सा वो टीचिंग अप्रोच है जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी से बेस्ट अलाइन करता है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी क्या करता है, ये एनकरेज करता है कि भाई जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो सक्रिय रूप से भागीदारी हो उनका, और अपने अनुभव से और रिफ्लेक्शन के थ्रू, चिंतन के थ्रू वो सीखें, है ना। बताइए इनमें से कौन सा होगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है ना, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है। आपको मालूम है कि ये शिक्षक केंद्रित जो है ये एक तरीका है, अप्रोच टीचर सेंटर्ड है। ये तो होगा नहीं, और इसमें बच्चे जो है एक्टिव नहीं होते हैं बल्कि टीचर एक्टिव होते हैं, और ये जो है बिल्कुल उलट है उसके। फिर रोट लर्निंग अगर हम देखें तो रोट लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पर रट के सीखने पे पूरा का पूरा जोर होता है, मेमोराइजेशन पे जोर होता है, अंडरस्टैंडिंग पे जोर नहीं होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब हमारा अगला ऑप्शन है डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज आधारित शिक्षा। तो देखिए अगर हम खोज आधारित शिक्षा के बारे में बात करें, डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बात करें, तो डिस्कवरी लर्निंग में जो बच्चा है वो एक्टिव होता है, डिस्कवर करता है, खुद से चीज़ों को खोजता है। लेकिन ये जो है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो खोज आधारित हो, लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब आपने खुद जाके कुछ देखा है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ काम किया और गूगल पे जाके बच्चे ने सर्च किया, सर्च करके उस चीज़ का पता लगा लिया। मैंने कहा कि जाके अपने आसपास में जो भी पार्क होगा वहाँ पर जाके और देखना किस किस टाइप के आपको वहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं, और उसके बारे में आप पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लेके आइए। तो एक तो ये हो गया। अब बच्चे ने क्या किया, गूगल पर सर्च किया किस किस टाइप के पेड़ होते हैं पार्क में, और उससे रिलेटेड उसने पूरा नोट बना के मेरे यहाँ ले आया। तो ये तो हो गया आपका डिस्कवरी लर्निंग, क्योंकि वो खुद ही किया है वो काम, है ना। बच्चे ने अपने से खुद से ही काम किया है। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया कि वो नज़दीकी पार्क में गया, वहाँ पर देखा उसने कि किस किस टाइप के वहाँ पे प्लांट्स लगाए गए हैं, उनको जो है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन पता किया। उसने गूगल पे जो है रिवर्स इमेज सर्च के जरिए ये भी देखा कि कौन कौन से टाइप के ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, और उनके बारे में जानकारी ली। तो ये हो गया आपका अनुभव आधारित, एक्सपीरियंस बेस्ड। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है वो एनकरेज करता है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एक्सपीरियंस के थ्रू, और एक्सपीरियंस की बात जहाँ आती है वहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात आएगी। अनुभवात्मक शिक्षा, खुद से अनुभव करना होगा। तो डिस्कवरी जरूरी नहीं है कि आप अनुभव आधारित ही होगा, वो खोज जो है आप कहीं से भी बैठ के भी कर सकते हो। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि आपको जो भी मैंने समझाया ये अच्छे से समझ में आया हो कि क्यों एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसका सही उत्तर होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है लॉजिकल रीजनिंग, और खासतौर से वेस्टर्न लॉजिक का ये प्रश्न है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिसी ऑफ प्रिजम्पशन where the conclusion is drawn based on an assumption that is not necessarily true but is presented as if it were true, है ना. इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है. निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व धारणा का दोष है. यहाँ पर पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ निष्कर्ष उस अनुमान पर आधारित होता है जो आवश्यक रूप से सत्य नहीं होता लेकिन इसे सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. वो चीज़ ट्रू नहीं है लेकिन उसको प्रेजेंट किया जा रहा है ऐसे जैसे वो ट्रूथ हो. पहला है आपके पास बेगिंग द क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉमैन फॉलिसी, तीसरा ऑप्शन है स्लिपरी स्लोप और चौथा ऑप्शन है रेड हेरिंग. बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर आपको लगे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे. बहुत लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि पॉलिसी में दिक्कत होता है तो इसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए जिसमें आपके सारे ही पॉलिसीज को एक एक करके कवर कर देंगे, है ना. इस पर्टिकुलर प्रश्न को डिस्कस करते हैं एक एक करके. तो पहला है बेगिंग द क्वेश्चन. बेगिंग द क्वेश्चन एक पॉलिसी है ना. और ये तब होता है जब कंक्लूजन जो है ना वो अज्यूम कर दिया जाता है कि भाई प्रीमाइस का ही एक पार्ट है ना. क्वेश्चन में ही आपने क्वेश्चन से ही जो है आंसर दे दिया, एसेंशली जो है आर्ग्यू किया कि एक सर्कल में ही आपने चीज़ों को घुमा दिया, गोल मोल करके आपने जो है बता दिया. तो ये जो है प्रिज्यूम कर लेता है कि जो सत्य है ना वो पहले ही बता देता है कि ये प्रश्न में जो दिया है उसी को ये सत्य बता देता है. तो मतलब अलग से जो है कुछ भी यहाँ पर इन्फरेंस के माध्यम से या किसी भी तरीके से जो है आप बता नहीं पाते हैं, है ना. तो इसको हम कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी. अब इसको जो है अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है बेगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी को, है ना. तो इसको हम अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ. तो देखिए बेगिंग द क्वेश्चन जो पॉलिसी है ना इसमें कैसे हम स्टार्ट करते हैं इसको हम पेटिटियो प्रिंसिपी भी कहते हैं. याद रखिएगा इसका दूसरा नाम है PETITIO PRINCIPII पेटिटियो प्रिंसिपी. ये एक लॉजिकल पॉलिसी है जहाँ आर्गुमेंट का जो प्रीमाइस है ना ये ट्रुथ को जो है कंक्लूजन में अज्यूम कर लेता है रादर देन सपोर्ट करने के बजाय. सिंपल टर्म में एक सर्कुलर रीजनिंग का तरीका है. मतलब हम कहते हैं ना कि घूम फिर के वहीं पे आ गए, है ना. तो बेगिंग द क्वेश्चन में अगर इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताऊं तो रीडिंग बुक्स इज बेनिफिशियल बिकॉज इट्स गुड फॉर यू. अब ये क्या है. अगर मैं आपसे कहूं कि किताबें पढ़ना अच्छा है ना, रीडिंग बुक्स इज बेनिफिशियल, ये आपको जो है फ़ायदा देता है क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है. रीडिंग बुक इज बेनिफिशियल बिकॉज इट्स गुड फॉर यू. तो ये तो फिर क्वेश्चन में ही जो है आपने घुमा दिया. क्वेश्चन सही आंसर सही क्वेश्चन वाली बात हो जाती है. तो यहाँ प्रीमाइस होगी रीडिंग बुक्स इज बेनिफिशियल और वही कंक्लूजन हो गया इट्स गुड फॉर यू. तो ये तो दोनों सेम ही हो गया ना, कंक्लूजन और प्रीमाइस ये तो दोनों सेम हो गया. और यही होता है बेगिंग द क्वेश्चन में. ये आर्गूमेंट अज्यूम कर लेता है कि जो भी सपोज ये प्रूव करना चाहता है वो ये रियल रीज़न देने के बजाय जो है ये उसी प्रीमाइस को ही जो है अलग लैंग्वेज में बोल के बता देता है. दूसरा एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ कि वी नो गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द बाइबल सेज सो एंड द बाइबल इज़ द वर्ड ऑफ गॉड. मतलब बाइबल जो है गॉड ने लिखा है और हम जानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ है. तो ये तो वही बात हो गई ना, गोल मोल घूम फिर के वही बात हम पहुँच गए वहाँ पर. तो ये पॉलिसी जो है ना ये इनहेरेंटली फ्लॉड होती है क्योंकि इसमें जो है ना ये इंट्रोड्यूस ही नहीं करता है कोई भी इंडिपेंडेंट एविडेंस, अलग से कोई एविडेंस प्रोवाइड ही नहीं करता है या जस्टिफिकेशन प्रोवाइड ही नहीं करता है. ये जो है ना स्टेटमेंट जो प्रीमाइस है उसी को कंक्लूजन के तौर पे बता देता है. तो प्रीमाइस जो है ये कंक्लूजन को ट्रू बताता है और कंक्लूजन जो है ये प्रीमाइस को ट्रू बताता है ना. तो ये बेगिंग द क्वेश्चन और यही कह रहा है कि व्हेन अ कंक्लूजन इज ड्रॉन बेस्ड ऑन एन अजम्पशन दैट इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू बट इज प्रेजेंटेड एज इट वर ट्रू. तो ये बेगिंग द क्वेश्चन हो जाएगा, है ना. अगर हम अगले पॉलिसी के बारे में बात करें स्ट्रॉमैन पॉलिसी, तो ये तब होता है जब कोई मिस इंटरप्रेट कर लेता है ओपोनेंट के आर्गुमेंट को उसको अटैक करने के लिए, ईजी बनाने के लिए. मान लीजिए कि मैंने कुछ बोला और आपने जो है उस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया. स्ट्रॉमैन पॉलिसी कहते हैं इसको. वही स्लिपरी स्लोप के बारे में अगर बात करें तो ये पॉलिसी जो है छोटे किसी भी छोटे चीज़ को एक छोटा स्मॉल स्टेप है और इसको जो है इतना बड़ा आप कर दोगे आगे तक सोचने लगोगे इसके बारे में कि एक चेन ऑफ इवेंट तैयार कर दोगे. मान लीजिए किसी ने इलायची खा लिया तो अब आपने बोला कि आज इलायची खा रहे हो, कल जो है पान मसाला खाओगे, आगे चल के तुमको जो है इससे बहुत गंभीर बीमारियां होंगी, फिर बीमारी होगी तो उसका खर्च आएगा. आप सोचिए एक छोटे से इलायची खाने से कहाँ तक ले गए. तो तिल को ताड़ बनाने वाली बात है स्लिपरी स्लोप पॉलिसी, याद रखिएगा. और रेड हेरिंग मैंने पहले ही बताया है. एक रेड हेरिंग जो है ना एक फिश का एक मछली का जो है टाइप है और ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को रियल इशू से ये पॉलिसी कमिट किया जाता है. और रियल इशू से आपका ध्यान भटकाने के लिए, जैसे आपने किसी नेता से पूछा कि हमारे एरिया में रोड नहीं बन रहा है और उसने बोला कि पहले की गवर्नमेंट जो थी वो इतनी भ्रष्ट थी कि हम अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारे तक वो जो है पैसे अभी हमारे जो है इसी सारी चीज़ों में करने में लग जा रहे हैं, पहले की गवर्नमेंट ने बहुत भ्रष्टाचार किया. तो बात जो है वो मुद्दे से भटका दिया उसने, है ना. तो
अटेंशन आपके मुद्दे पे देने के बजाय जो है ना कोई भी अनफाउंडेड अजम्पशन दे दिया जाएगा, इसको हम कहते हैं रेड हेरिंग फॉलिसी। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा बेगिंग द क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने इंडियन लॉजिक का। इन इंडियन लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसे हम प्रमाण भी कहते हैं, डील्स विद नोइंग थ्रू पॉस्टुलेशन और प्रिजम्पशन बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस। बताइए भारतीय तर्कशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण अप्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर अनुमान या अभ्युपगमम के माध्यम से जानने से संबंधित है। बताइए कौन सा होगा इनमें से। पहला है अनुमान, दूसरा है अर्थपति, तीसरा है उपमान, चौथा है प्रत्यक्ष। कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रमाण डील करता है नोइंग थ्रू पॉस्टुलेशन और प्रिजम्पशन बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस। यहीं पर पूरा प्रश्न है ना। यानी कौन सा प्रमाण अप्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर अनुमान या अभ्युपगम के माध्यम से जानने से संबंधित है। डिस्कस करते हैं एक एक ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, और फिर हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि आपने नीचे कमेंट कर दिया हो। तो देखिए अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात करें, पहले हम एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अनुमान, अनुमान जो है इसको हम इन्फरेंस भी कहते हैं अंग्रेजी में, इन्फरेंस, और ये डायरेक्ट परसेप्शन और लॉजिक के बेस पे होता है, प्रिजम्पशन के बेस पे नहीं होता है ना। तो ये तो अनुमान होगा नहीं, है ना, ये प्रिजम्पशन के बारे में बात कर रहा है। उपमान, उपमान क्या होता है? नॉलेज जो कि आप जो है ना कंपैरिजन करके प्राप्त कर रहे हो। कोई भी चीज़ को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, तुलना करके आप प्राप्त कर रहे हो, तो पॉस्टुलेशन से भी इसका कोई संबंध नहीं है, ये भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन से, अपने इंद्रियों से, आपके हाथ से आपने जो है अपने आंखों से कुछ देखा, कुछ सुना, है ना, तो ये प्रत्यक्ष कहते हैं हम। तो ये इन्फरेंस के ऑपोजिट होता है, तो ये नहीं होगा, है ना। प्रिजम्पशन इसमें आप नहीं करते हो, बल्कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है ये। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थपति। अर्थपति में क्या होता है? अर्थपति जिसे हम पॉस्टुलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, पॉस्टुलेशन, ये इंडियन लॉजिक में एक प्रमाण का प्रकार है, मीन्स ऑफ नॉलेज है। इससे आप जो है ना ज्ञान अर्जन करते हैं इस भी तरीके से जहां पर आप प्रिजम्पशन या पॉस्टुलेशन के बेसिस पे इनडायरेक्ट एविडेंस के बेस पे जो है आपको ज्ञान मिलता है। इसको यूज़ किया जाता है जब डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है और कुछ भी आप जो है ना इन्फर करते हो, अगर सिचुएशन को लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहते हो। तो अर्थपति को जो है आपको मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, है ना। आप समझने की कोशिश करिएगा। और देखिए यहाँ पर मेरा बस यही लक्ष्य है, भले ही थोड़ा क्लास लंबा हो जाए, लेकिन आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश होती है। एक लॉजिकल रीजनिंग का टाइप है, आपको पता है इंडियन फिलोसफी में, और ये न्याय और मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट में ज़्यादा यूज़ होता है। अर्थपति याद रखिएगा, न्याय और मीमांसा जो स्कूल ऑफ थॉट है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्रमाण का एक प्रकार है, आपको पता है। और जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान होता है, वैसे ही अर्थपति भी है। अनुपलब्धि भी एक होता है, लेकिन ये अर्थपति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसको पॉस्टुलेशन या प्रिजम्पशन भी कहा जाता है, या इम्प्लीकेशन भी कहा जाता है। एक रीजनिंग का तरीका है जहाँ पर हम कोई भी एक अनसीन फैक्ट को इन्फर करते हैं, अनुमान लगाते हैं। को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं जो कि हमने ऑब्जर्व किया है, तो उससे रिलेट करके हम बता देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, और मान लीजिए आपको दो चीज़ें पता है। एक तो कोई भी देवदत्त नाम का एक पर्सन है, तो देवदत्त इज अलाइव, है ना। और दूसरा स्टेटमेंट आपको पता है, देवदत्त डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे। ये दो चीज़ें आपको पता है। पहला है आपके पास कि देवदत्त जो है वो जिंदा है, देवदत्त इज अलाइव। और दूसरा आपको चीज़ पता है कि देवदत्त जो है, देवदत्त डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, वो दिन के दौरान नहीं खाता है। तो नाउ आप क्या कंक्लूड करेंगे कि देवदत्त जो है ना जरूर रात में खाता होगा। तो आपके पास दो चीज़ें पता हैं, और तीसरी चीज़ आपने क्या की, पॉस्टुलेट कर लिया, है ना, कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है तो रात में ही खाता होगा ना भाई, देवदत्त को जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। तो ये रीजनिंग हमने जो है, जैसे देवदत्त अलाइव है यानी वो जिंदा है, तो इससे जो है हमें ये पता है कि उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको खाना तो चाहिए, और हमने उनको देखा है कि वो दिन में खाता ही नहीं है, तो मतलब वो रात में खाता होगा। तो ये कंक्लूजन हमने निकाला कैसे? इन दोनों ही फैक्ट्स के बेसिस पे। तो इसको हम कहते हैं आपका अर्थपति, जहां हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं होता है कि देवदत्त को हमने खाते हुए नहीं देखा है रात में, लेकिन हमने दिन में भी नहीं देखा है, और दिन में नहीं देखा है तो इसलिए हमने ये इन्फर किया कि वो जरूर रात में खाता होगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना तो जरूरी है ही। तो अर्थपति जो है ना, इसमें इन्फरेंस सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हमें प्राप्त होता है कि वहाँ आसपास का माहौल क्या है, सर्कमस्टांस क्या है। और ये अनुमान का ही एक दूसरा प्रकार है, इन्फरेंस का एक अलग प्रकार है, जहाँ पर हम जो है ना कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि हम नीड के आधार पे, ज़रूरत के आधार पर जो है ना रीजनिंग करते हैं, कोई भी सिचुएशन को, कोई भी फैक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो गया आपका जो है अर्थपति, जो कि इसका सही उत्तर होगा। ओके,
अब बढ़ते हैं हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का हमारा जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ओशन एसिडिफिकेशन दस पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू मरीन बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित कारक महासागरीय अम्लीकरण में योगदान देता है जो समुद्री जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। तो एक चीज हमें पता चल गया कि जो एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन है ये हमारे समुद्री जैव विविधता के लिए, जितने अलग अलग जीव हैं, अलग अलग प्रकार हैं उनके समुद्र में, उनके लिए बहुत ही गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अब इनमें से बताइए कि कौन सा वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है, मानव निर्मित, हमारे द्वारा किया जा रहा है, ये ह्यूमंस के द्वारा किया जा रहा है। पहला है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। दूसरा ऑप्शन है इंडस्ट्रियल CO2 एमिशन, औद्योगिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक मछली पकड़ना, ओवर फिशिंग। और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक पॉल्यूशन, है ना, प्लास्टिक प्रदूषण। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे इसका सही उत्तर। देखिए, आई होप कि आपने इसका सही उत्तर दे दिया हो और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगर हम बात करें कि भाई कौन सा जो यहाँ पर मानव निर्मित कारक है जो कि ओशन एसिडिफिकेशन में यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, तो देखिए डिफॉरेस्टेशन हमें पता है कि ये CO2 एमिशन में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये ओशन एसिडिफिकेशन से इसका कोई लेन देन नहीं है। अगर हम बात करें महासागरीय अम्लीकरण, उससे कोई लेन देन नहीं है इसका, तो ये नहीं होगा, है ना। दूसरा ऑप्शन है इंडस्ट्रियल CO2 एमिशन, तो इंडस्ट्रियल CO2 एमिशन जो है ये प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है, मुख्य अगर हम बात करें मानव निर्मित कारक है जो कंट्रीब्यूट करता है समुद्री अम्लीकरण या ओशन एसिडिफिकेशन में, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सी वाटर में, समुद्री पानी में डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। और डिजोल्व होने से क्या होता है ना कि कार्बनिक एसिड बना लेता है। अब ये कार्बनिक एसिड अगर बनेगा तो इससे जो pH वैल्यू है ओशन का, pH वैल्यू है ओशन का, ये जो है कम हो जाएगा। और आपको मालूम है कि अगर pH वैल्यू कम होता है तो इससे एसिड बनता है, एसिडिफिकेशन हो जाता है। और एसिडिफिकेशन होने से जो वहाँ पर मरीन बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है पानी के अंदर रहने वाला, स्पेशली हम बात करें अगर हम कोरल रीफ्स आपको मालूम है ना, ये शंख की तरह दिखने वाले जो है जिंदा पौधे या जीव कह सकते हो आप, जो कि जो साफ पानी ब्लू ओशन होता है उधर होते हैं ये। और इसके अलावा जो है शेल फिश, जो भी ऐसी मछलियाँ जिसके शेल होते हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा खतरा है इन सबको, क्योंकि इन सब में जो है ये चूना से बने होते हैं ना, लाइम से, और लाइम को एसिड से अगर आप मिलाओगे तो बहुत दिक्कत होता है, आपको मालूम है। तो इसलिए ये इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है और यही इसका सही उत्तर होगा बी, इंडस्ट्रियल CO2 एमिशन। ओवर फिशिंग जो है ना, फिश की पॉपुलेशन कम करता है, लेकिन ओशन की एसिडिटी से लेन देन नहीं है इसका, अत्यधिक मछली पकड़ने का। और प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ना, ये मरीन लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ओशन एसिडिफिकेशन से इसका रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी प्रश्न पर, और आखिरी प्रश्न पर जाने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे बाउंस बैक बैच के बारे में, जहाँ पर पेपर 2 एजुकेशन अगर आप लेते हैं तो 1999 में आपको पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और इतने कम फीस में कोई भी ऐसी अगर आप कोचिंग संस्था बता दो या कोई भी ऐसी संस्था बता दो जो कि UGC नेट कैटेगरी में इतने कम फीस में पढ़ा रहे हो, तो हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और उनको फ़ायदा दिया जाए, उनके सिलेक्शन जो है इंश्योर किया जाए। और पेपर 1 के लिए 899 ओनली आपकी फ़ी रखी गई है, और मैं कवर करता हूं पेपर 1, और इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरे साथ तैयारी करोगे और अच्छे तरीके से डिसिप्लिन वे में करोगे, देखिए मैं कोई जादू की गुट्टी आपको नहीं पिलाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ जैसा जैसा मैं कहता हूँ करते जाओगे, है ना, इन सेशंस को रेगुलर अटेंड करोगे, तो 40+ क्वेश्चन जो है पेपर 1 में आप कवर कर लोगे। पेपर 2 लगभग जो लोग सब्जेक्ट वाले होते हैं उनको तो पेपर 2 जो है उनके लिए सही होता ही है। कुछ यूनिट्स जो आपको नहीं आएंगे वो भी उसमें भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ पेपर 2 में। बाकी मैम तो आपको पेपर 2 बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, लेकिन अगर पेपर 1 में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 899 इज फीस। और इतने कम फी में इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पे क्लासेस, मॉक टेस्ट से लेके और जो मैराथन सेशंस आने वाले हैं, हमारे डेली प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, सारी चीज़ें जो है ये आपस में इंटरलिंक होकर चलेंगी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, या मैसेज भी कर सकते हैं 9015958713 द नंबर, विनय सर का नंबर है, और वो आपको गाइड कर देंगे आगे के प्रोसेस के बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, रिसर्च एप्टीट्यूड से हमारा ये प्रश्न है, और आज के ये आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न पर हम आ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका भी सही उत्तर दे दीजिएगा। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि डेली आपको ये वीडियोज़ जो है वो मिलते रहें। तो देखिए ये कह रहा है कि कौन सी वैलिडिटी थ्रेट ऐसी है जो होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी थ्रेट अकर्स व्हेन द सब्जेक्ट्स इन अ कंट्रोल ग्रुप आर अवेयर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अगर जो नियंत्रण समूह के विषय हैं उनको प्रयोगात्मक परिस्थितियों से अवगत हो जाते हैं, पोटेंशियली अफेक्टिंग देयर बिहेवियर, और उससे उनका व्यवहार जो है वो संभावित रूप से प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। पहला ऑप्शन है प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह, एक्सपेरिमेंटल बायस। दूसरा ऑप्शन है प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो प्रभाव। तीसरा ऑप्शन है डिमांड कैरेक्टरिस्टिक, मांग विशेषताएं। और चौथा ऑप्शन है सिलेक्शन बायस, चयन पूर्वाग्रह।
इसका सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एक एक ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल बायस के बारे में अगर बात करें तो ये कोई भी सिस्टमेटिक एरर हो सकता है जो कि इंट्रोड्यूस हो जाए रिसर्च प्रोसेस में एक्सपेरिमेंटर द्वारा, और वो अनइंटेंशनल होता है, यानी ऐसा कोई भी जो है जो रिसर्चर हैं उनका एम नहीं होता या इंटेंशन से जानबूझकर ये नहीं करते हैं, बल्कि अनजाने में ऐसा हो जाता है कि कोई भी एरर आ जाता है, सिस्टमेटिक एरर जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है। और ये बायस जो है ना कई बार तब होता है जब रिसर्चर का एक्सपेक्टेशन या हाइपोथेसिस जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है स्टडी कंडक्ट करने के तरीके को, एनालाइज डेटा करने के तरीके को, है ना, पार्टिसिपेंट से कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इसमें ऑब्जर्वर बायस आ जाता है, एक्सपेरिमेंटर एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट आ जाता है, जिसे रोजेनथेल इफेक्ट भी कहते हैं। तो दूसरे दिन के लिए इसको याद रखिएगा, रोजेनथेल इफेक्ट। और हो सके तो मुझे जो है एक बार याद दिला दीजिएगा, इसके बारे में मैं आपको डाउट ग्रुप में बताऊंगा, जो हमारा प्रतीक्षा डाउट ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं आपको बताऊंगा। कन्फर्मेशन बायस भी एक होता है, और कन्फर्मेशन बायस में जो है रिसर्चर जो है वो सेलेक्टिवली फोकस करते हैं आपके किसके ऊपर, डेटा के ऊपर जो है जो उनके हाइपोथेसिस से मेल खाता हो। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर के ऊपर है और हमारे इसमें सब्जेक्ट से पूछ रहा है, यानी जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ऊपर। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात करें तो प्लेसिबो इफेक्ट तब होता है जब पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो रियल चेंजेज एक्सपीरियंस करने लगते हैं अपने कंडीशन में। सिंपली वो मान लेते हैं कि भाई उनको ट्रीटमेंट मिला है तो वो ठीक हो ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई मीठी गोली अगर मैं दे दूं, आप बोले कि मुझे फीवर हुआ है और मैंने आपको एक मीठी गोली दी और आपका फीवर उतर गया, और इससे फिर मुझे ये पता चला कि प्लेसिबो इफेक्ट मतलब आपके माइंड ने वो चीज़ काम कर दिया। मैंने आपको तो एक मीठी गोली दी थी, लेकिन वो मीठी गोली जो है आपके बुखार उतारने में कामयाब हो गई। और ऐसी जो है बहुत सारे अंग्रेजी कंपनियां करती हैं, खासतौर से अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा ये कॉमन चीज़ है। प्लेसिबो जो है ना इनको यूज किया जाता है कंट्रोल ग्रुप्स में। इफेक्ट को अगर हम देखते हैं ना कि ट्रीटमेंट कंपेयर करने के लिए, कि किसी को हमने रियल दवा दिया और किसी को हमने ये मीठी गोली दे दी, और फिर हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। इसके लिए तो बिलीफ, इसको हम पावर ऑफ बिलीफ या एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा प्लेसिबो इफेक्ट। ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, है ना। अब हम बात करते हैं डिमांड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो ऐसे छोटे छोटे इशारे और या क्यूज हम कह दें या सिग्नल कह दें, जो कि कई बार जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते समय रिसर्चर के तरफ से मिल जाता है, जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं उनको। मान लीजिए कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैं गया एक गांव में, वहाँ पर जाके मैं लोगों से सवाल पूछा, लेकिन लोगों को बताया नहीं मैंने कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है लोगों को पता चल गया किसी भी तरीके से कि जो मेरा एक्सपेरिमेंट है उसका एम क्या है। और वो क्या करने लगे, वो या तो मेरे एक्सपेरिमेंट से जो है ना अपने आप को अलाइन करने लगे, मुझे जो है चाहते हैं कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए, और या फिर वो जो है ना कई लोग खिलाफ हो गए मेरे, क्योंकि वो मेरा एक्सपेरिमेंट ख़राब करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो स्टडी है तो पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो गेस कर लेते हैं स्टडी का पर्पज, है ना। तो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक प्रॉब्लम बन जाता है, और इससे उनका बिहेवियर इफेक्ट होता है ना। कंट्रोल ग्रुप को अगर पता हो जाए कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या है तो इससे, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक सी, मांग विशेषताएं। और इसमें जो है एक होता है हॉथॉर्न इफेक्ट, ये सब मुझे याद दिलाइएगा, मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ HAWTHORNE, हॉथॉर्न इफेक्ट, है ना। एक बताया ये रोजेनथेल इफेक्ट, एक हॉथॉर्न इफेक्ट, एक होता है गुड सब्जेक्ट इफेक्ट, गुड सब्जेक्ट इफेक्ट। ये सारी चीज़ें मैं आपको डाउट ग्रुप में बता दूंगा, एक बार आप इसको पढ़िएगा, और फिर अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं अलग से इसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। एक होता है स्क्रू यू इफेक्ट, है ना। तो ये सभी जो है अलग अलग इफेक्ट्स हैं डिमांड कैरेक्टरिस्टिक के। ये करेक्ट आंसर हो गया। सिलेक्शन बायस क्या होता है, ये तब होता है जब कोई भी सिस्टमेटिक डिफरेंस हम कैरेक्टरिस्टिक पार्टिसिपेंट्स के देख रहे हैं उनमें, और अलग अलग ग्रुप में उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो उनमें कोई सिलेक्शन बायस हम कर देते हैं ना, चुनने में हम बायसनेस दिखाते हैं। ये बायस तब होता है जब पार्टिसिपेंट्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं या असाइन किए जाते हैं ग्रुप में, और वो ग्रुप की वैलिडिटी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हमारे मन में पहले से ही हमने सिलेक्शन बायस करके रखा है कि इन लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये जो है नहीं होना चाहिए, और डिमांड कैरेक्टरिस्टिक इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपने इसका सही उत्तर दिया हो। और आज के ये सारे प्रश्न आपको कैसे लगे बताइएगा। ये सारे यहाँ पर आंसर किए, आपको जब टेलीग्राम पर PDF हम प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ से जो है आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही साथ मैं 10-10 क्लास का PDF वहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम का हमारा लिंक यहाँ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि आज का ये आपको क्लास कैसा लगा, कैसे क्वेश्चंस लगे, क्या आपने नोटबुक में नोट किया कि नहीं, और जितने भी इफेक्ट वाला मैंने बताया था पार्ट, डाउट ग्रुप में जो हमारे टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है वहाँ भी बता दीजिएगा। नीचे भी आप बता सकते हैं कि ये जो है सर आपने बताया था, मैं उसको जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा आपके डाउट ग्रुप में। तो चलिए इस वीडियो में, इस डिस्कशन सेशन में यहीं तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डिस्कशन सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।